विद्यार्थियों, पिछले जो हमारे वीडियो थे उनमें हमने राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है उनके बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित जो व्यवहारवाद है उस व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे, कौन कौन सी व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, व्यवहारवाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसके विरुद्ध एक व्यापक क्रांति हुई, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना था। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। यानी राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उससे जो असंतुष्ट विद्वान थे उन्होंने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को अपनाने की बात की, आदर्श के स्थान पर यथार्थ की बात की, क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है की बात की। तो इस प्रकार से विद्वानों ने जिस दृष्टिकोण की शुरुआत की, जिस आंदोलन की शुरुआत की, जिस उपागम की शुरुआत की, उसको हम व्यवहारवादी उपागम के नाम से जानते हैं। व्यवहारवादी उपागम है वो जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है, या व्यवहारवाद है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर है वो कहा जा सकता है। कभी कभी तो यह भी माना जाता है कि अनेक उपागम जैसे संचार सिद्धांत, प्रकारीय सिद्धांत आदि व्यवहारवाद की ही उपज हैं। व्यवहारवाद एक प्रकार की बौद्धिक प्रवृत्ति है, इसे आंदोलन भी कहा जा सकता है। हम इसे अमेरिकी राजनीति विज्ञान की जटिल विचारधारा के साथ जोड़ सकते हैं, जो स्वयं अपने आप में एक कठोर अनुभववाद, मानव आचरण के संबंध में वैज्ञानिक सिद्धांत तथा सत्यापन योग्य प्रक्रिया के ऊपर बल देता है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध जो क्रांति हुई, इसको हम व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। और ये आधुनिक राजनीति विज्ञान से इतना जुड़ा हुआ है, या इसको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का सहचर भी कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राज्य, सरकार, समाज, मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य नाम प्राय समाज विज्ञान प्रचलित हो गया। इस सामान्य संबोधन के अंतर्गत अनेक विशिष्ट विषय आते थे। संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के लिए व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा दी जाने वाली एक घटना एक संयोग मात्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की एक समिति राष्ट्रीय विज्ञान निधि की स्थापना पर विचार कर रही थी, जिसका उद्देश्य विज्ञान में उच्च स्तरीय शोध के लिए आर्थिक साधन जुटाना था। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों ने इस कोष से आर्थिक सहायता पाने का प्रयत्न किया, लेकिन सीनेट के अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने अज्ञानतावश सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान समझ लिया, जो एक मात्र भ्रम था। भ्रम अधिक न बढ़े इसलिए तुरंत सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण विषयों के लिए व्यवहारवादी विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत केवल मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र इन विषयों को ही सम्मिलित किया गया। इस घटना के बाद राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि शिक्षा और कानून, इतिहास जो विषय थे वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। इस प्रकार व्यवहारवादी विज्ञान संदर्भ न केवल जीव विज्ञान के साथ है वरन सामाजिक व्यवस्था के में मानव के व्यवहार के विज्ञान से भी है। अब देखिए, व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है, इसका अर्थ अलग अलग तरीके से निकाला है। बात करें यदि रॉबर्ट डहेल की, तो रॉबर्ट डहेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है व्यवहारवाद
जिससे अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक विशेषकर अमेरिकी संबंधित हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। तो रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद का जो पहला अर्थ बताया वो ये है कि ये एक प्रकार से जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उससे जो असंतुष्ट विद्वान थे उन राजवैज्ञानिकों से संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ थी जैसे ऐतिहासिक है, तुलनात्मक है, कानूनी है, दार्शनिक है, विवरणात्मक है, संस्थात्मक है, उनके विरुद्ध एक प्रकार की ये एक प्रतिक्रिया है। दूसरा उन्होंने ये अर्थ बताया है कि व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं वो ये मानते हैं कि कुछ नवीन पद्धतियों और उपागमों का विकास किया जा सकता है और इन अध्ययन पद्धतियों की सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभाविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास है वो संभव है। तो दूसरी बात ये है कि इसके अंतर्गत नई नई पद्धतियों, नए नए उपागमों का विकास किया गया और उनसे एक व्यवस्थित सिद्धांत है उसका विकास करना संभव हुआ। तीसरा जो अर्थ है वो ये है कि ये एक प्रकार का ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रक्षेपण कर लिया गया हो अथवा जिसका प्रक्षेपण किया जा सकता हो। व्यवहारवाद विषय के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। ये एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों, कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों, अभिग्रहों को पूरा करती हों स्पष्ट करना है। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं डेविड ट्रूमैन, उन्होंने ये बताया कि व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान है यानी शोध जो है वो व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। क्रिकपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद 4 तत्वों का मिश्रण है। पहले तो यह है कि विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा मनुष्य का जो व्यवहार है, समूह के आचरण का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। दूसरा, सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल और अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। डेविड स्टन कहते हैं कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अध्ययन की कई मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को मानता है और ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सके। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड डी गार्जिया के अनुसार व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान अपने आप में एक विषय, एक अंतःशास्त्रीय विज्ञान, परिमाणीकरण, नई प्रविधियों के आविष्कार का विशेष प्रयत्न, व्यवहारवादी मनोविज्ञान, आदर्शवादिता के विपरीत यथार्थवादिता, निगमन पद्धति के विरुद्ध अनुभववाद या चुनाव व्यवहार आदि सब कुछ हैं। अब देखिए व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, व्यवहारवाद के उदय के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण था वो तो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शासक तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। यह अध्ययन पद्धति 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है या देन है, जिसे विकसित करने का जो श्रेय है वो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे शिकागो स्कूल के जो विद्वान थे उनको दिया जाता है। लेकिन फिर भी इसके उदय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे जिनको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कारणों का। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, यानी पहला जो कारण था व्यवहारवाद के उदय का वो ये था कि परंपरागत जो राजनीति
विज्ञान था उसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनसे कुछ विद्वान थे वो असंतुष्ट थे। वो ऐसी अध्ययन पद्धतियाँ थी जिनसे निष्कर्ष निकाले गए वो विश्वसनीय नहीं थे, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ थी। इनमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, कानूनी पद्धति, ये एक प्रकार से ऐसी अध्ययन पद्धतियाँ थी जिनके जो परिणाम थे वो विश्वसनीय नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से व्यवहारवाद परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति राजवैज्ञानिकों के असंतोष का परिणाम था। तो पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। दूसरा जो कारण था वो था अन्य समाज विज्ञानों से, यह समाज विज्ञान थे यानी राजनीति विज्ञान के अलावा जो दूसरे विषय थे, तो जैसे मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इनमें आवश्यक परिवर्तन हो रहे थे, नए दिशा की तरफ ये विषय बढ़ रहे थे। तो कुछ राजवैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कि जब अन्य विषयों में परिवर्तन हो रहे हैं तो राजनीति विज्ञान उन बदलावों परिवर्तनों से कैसे अछूता रह सकता है। तो अन्य समाज विज्ञानों से भी राजनीति में प्रेरणा मिली और एक प्रकार से व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा ये था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, यानी द्वितीय महायुद्ध ने भी व्यवहारवाद के उदय में गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में यह बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से भी व्यवहारवाद का उदय हुआ, क्योंकि अनेक राजनीतिक जो शास्त्री थे उनके दिमाग में ये आया कि इन संस्थाओं में जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। नई नई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, यानी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में भी नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा, जिसमें परीक्षण उपकरण, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सांख्यिकी पद्धतियाँ, गणितीय प्रारूप, निर्देशन, सर्वेक्षण, यानी कहने का अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवाद के जो लक्षण या जो मूल मान्यताएं हैं उनको भी हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेषता या जो लक्षण है व्यवहारवाद का वो ये है कि व्यवहारवादी ये मानकर चलते हैं कि जो अध्ययन की इकाई है वो व्यापक न होकर लघु होनी चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण छोटे छोटे विषयों के गंभीर अध्ययन और विश्लेषण को प्राथमिकता देते हैं। तो पहली जो मूल मान्यता है व्यवहारवाद की वो ये है कि अध्ययन की जो इकाई है वो व्यापक न होकर छोटी होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए। दूसरा ये है कि राजनीति शास्त्र में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। एकांकी संस्थागत अध्ययन अपर्याप्त और असंतोषजनक बना रहेगा। अतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया का निर्णायक तत्व संस्थाओं से संबंध व्यक्ति या समूहों का व्यवहार होता है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के ऊपर बल देते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शोध और सिद्धांत निर्माण, जो अध्ययन और शोध है वो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए। सिद्धांत निर्माण सर्वोच्च स्तर का समय एवं व्यापक रूप होना चाहिए, जिसमें कार्य कारण संबंध है वो स्थापित किया जा सके। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सिद्धांत का प्रयोग, इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल और युद्ध के तुरंत बाद हर्बर्ट साइमन ने अनुसंधान में अनुभवाश्रित सांख्यिकी तकनीक के साथ सिद्धांत की आवश्यकता है उसका समर्थन किया। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है व्यवहारवाद की मान्यता यह है कि अंतर विषयक अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी जो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन है उसके ऊपर बल दिया। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन या अंतः अनुशासनात्मक जो उपागम है उसका अर्थ ये होता है कि जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण ध्यान उस विषय के ऊपर केंद्रित न करके जब अन्य विषयों की सहायता से उस विषय का अध्ययन करते हैं तो उसको अंतः अनुशासनात्मक उपागम की संज्ञा दी जाती है। तो इसी प्रकार राजनीति जो शास्त्र है उसका जो अन्य जो विषय हैं उनके साथ उनको जोड़कर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से अंतर विषयक अध्ययन किए जाने पर व्यवहारवादियों ने बल दिया।
अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या जो लक्षण है वो ये है कि मूल्यों का अध्ययन निरर्थक है। यानी व्यवहारवादियों ने मूल्यों को कोई स्थान प्रदान नहीं किया, मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के ऊपर बल दिया, क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है के ऊपर उन्होंने अधिक बल दिया। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में जो मूल्य हैं, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है, तो ऐसे मूल्यों को एक प्रकार से उन्होंने नज़रअंदाज किया। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के ऊपर उन्होंने बल दिया। नई प्रणाली के प्रयोग में व्यवहारवादी प्रक्षेपण और लेखा को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। इन्होंने नई नई तकनीकों जैसे तालिका, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप प्रविधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। पुस्तकालीन अनुसंधान के स्थान पर क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। विश्लेषण के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म संपर्क निरूपण करते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ व्यवस्थित इंद्रियानुभववाद को अपनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं की बात करें या मूल मान्यताओं की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्यवहारवादी हैं वो अध्ययन की छोटी इकाई को अपनाने पर बल देते हैं। अध्ययन की इकाई है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, व्यापक नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कार्य कारण संबंध स्थापित होना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को अपनाया जाना चाहिए, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए। अगली जो सबसे मूल मान्यता है वो है कि अंतःनुशासनात्मक उपागम, यानी जब हम किसी भी विषय को पढ़ें तो उस विषय के ऊपर सारा ध्यान केंद्रित न करके अन्य विषयों की सहायता से उस विषय का अध्ययन करना, तो ये अंतःनुशासनात्मक उपागम हो गया। तो इसके अलावा नई नई तकनीकों, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल, चार्ट, ग्राफ, इनको अपनाए जाने का वो समर्थन करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये कुछ मूल मान्यताएं या लक्षण हैं जो व्यवहारवादियों ने अपनाए। एक प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवहार से अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से ही नहीं, वरन इसका संबंध व्यवहार के उन बोधात्मक, अभिप्रेरणात्मक और अभिवर्तात्मक घटकों से भी है जिनसे हमारी राजनीतिक मांगों, आशाओं, विश्वासों, मूल्यों, लक्ष्यों की व्यवस्था आदि का ताना बाना बुना जाता है। व्यवहारवाद का संबंध व्यक्ति के केवल बाह्य कार्यों से ही नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक, मूल्यांकनात्मक प्रक्रियाओं से भी है। व्यक्ति की राजनीतिक मांगों, अभिलाषाओं, लक्ष्यों, मूल्यों, राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं आदि का निर्माण करने वाले जो भी व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं हैं उन सभी को राजनीतिक व्यवहारवाद की अध्ययन सामग्री है वो माना जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद कठोर अनुसंधान, प्रतिमानों के विकास और राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं के लिए विश्लेषण के परिशुद्ध तरीकों को लागू करने का प्रयास करता है। इसका संबंध परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं, परिचालनीय परिभाषाओं, प्रायोगिक या तथ्य पश्चात नमूनों की समस्याओं, यंत्रों की विश्वसनीयता, वैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्य लक्षणों के निर्माण और व्युत्पत्तिकरण से है। इसी लिहाज से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न है। ये तत्व व्यवहारवादी दृष्टिकोणों को अन्य दृष्टिकोणों से भिन्न करता है। वह सामग्री का प्रक्षेपण, वर्गीकरण, मापन करने के लिए अधिक परिशुद्ध तकनीकों का विकास, उपयोग और गणितीय विश्लेषण के अन्य परिष्कृत उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, व्यवहारवाद की उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, व्यवहारवाद की कौन कौन सी मूल मान्यताएं हैं, विभिन्न विद्वानों ने व्यवहारवाद को किस तरीके से परिभाषित किया है, क्या क्या अर्थ बतलाया है। तो एक प्रकार से यदि हम संक्षेप में ये देखें कि व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके विरुद्ध जो व्यापक क्रांति हुई उसको हम व्यवहारवादी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। इनमें चार्ल्स मेरियम का योगदान रहा, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अलावा डेविड ईस्टन का योगदान रहा, जिनका आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। डेविड ईस्टन का जो व्यवहारवाद है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर व्यवहारवाद के उदय के लिए जो कारण हैं इनमें जैसे परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष है, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा है, द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव है। तो ये कुछ कारण थे जो व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया है।
आगे के वीडियो में हम डेविड स्टर्न का जो व्यवहारवाद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी क्रम में आगे की वीडियो जारी रहेंगे। धन्यवाद।